चैप्टर 5 द इंसिडेंट। यह कम से कम आधे घंटे बाद ही हुआ जब लियोनेल सभी सवालों के हमले से बच निकलने में कामयाब रहा। चूंकि वह आने वाले महीनों में पहले ओलंपिक के लिए लगभग तय था, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उसे इस तरह परेशान किया जा रहा था। यह कहने के बावजूद, सिर्फ इसलिए कि वह समझता था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसे यह पसंद था। धत, मैं देर से हूं। मैं नहीं चाहता कि ऐना गलतफहमी में पड़ जाए। लियोनेल ने कैंपस में पागलों की तरह साइकिल चलाई, उसकी चांदी की साइकिल आकाश में धूमकेतु की तरह चमक रही थी। लगभग 5 मिनट बाद वह आखिरकार नॉर्दर्न डॉर्मिटरीज तक पहुंच गया। चूंकि आज कैंपस पर बहुत सारे बाहरी लोग थे, उसने अपनी साइकिल के फ्रेम पर एक छिपे हुए बटन को दबाया, जिससे वह खुद में समा गई और लगभग 2 मीटर लंबी एक चांदी की छड़ बन गई। अंत में यह और भी सिकुड़ गई, 4 टुकड़ों में विभाजित हो गई जो उसके बैग में आराम से समा गई। लियोनेल की दूरी से भी संगीत की तेज आवाज सुनाई दे रही थी। वह अभी तक अपार्टमेंट स्टाइल बिल्डिंग में प्रवेश भी नहीं किया था, लेकिन शीशे के टकराने, हंसी और क्लब संगीत की आवाज को नजरअंदाज करना असंभव था। ब्लू नॉर्थ डॉर्मिटरी नॉर्दर्न डॉर्मिटरीज का पुरुष बोर्डिंग हाउस था। इसमें सबसे बड़ी लग्जरी और सुविधाएं भी थीं। आमतौर पर महिलाओं को इस जगह के आसपास भी जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उनके डॉर्म दक्षिण में स्थित थे। लेकिन सीनियर वर्ष के अंत के करीब पर्यवेक्षकों के बीच इन चीजों को नजरअंदाज करने की एक अलिखित नियम थी। कम से कम लियोनेल खिड़कियों से और बाहर इधर-उधर घूमते हुए इन खिलती हुई सुंदरियों को देख सकता था, जो अपने प्रेमियों के साथ छिपकर जा रही थी। यह सब देखकर लियोनेल ने सांस छोड़ी। क्या ऐना वाकई ऐसी जगह आएगी? शायद वह बहुत ज्यादा मांग रहा था। इस बिंदु पर सोचते हुए उसके कदम अनायास ही रुक गए। यह ऐना के दिल को जीतने के उसके आखिरी मौकों में से एक था। अगर वह अब असफल हो गया, तो किसे पता था कि वह उसे फिर कब देख पाएगा। ऐना एक 5 स्टार प्रोफेशनल थी। लियोनेल को नहीं पता था कि किस पेशे की, क्योंकि कुछ सुरक्षा उपाय थे। छात्रों को कंग्लोमरेट्स द्वारा भर्ती किए जाने और उन्हें परेशान करने से बचाने और उन्हें स्कूली शिक्षा से विचलित करने से रोकने के लिए यह जानकारी आमतौर पर सील कर दी जाती थी। लियोनेल एक विशेष मामला था क्योंकि वह एक एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल था। इस तरह उसकी सुरक्षा उतनी मजबूत नहीं थी। ऐना की सुरक्षा को देखते हुए वह निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग के लिए तैयार थी। लियोनेल को यह जानने का एकमात्र कारण कि वह 5 स्टार है, सिर्फ संयोग और जुबान से निकले शब्द थे। लियोनेल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह ऐना को कितना जानता था? उसके शौक क्या थे? उसका पसंदीदा खाना, पसंदीदा रंग? लियोनेल को इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं पता था, हालांकि वह मोहित था। ऐना जितनी सुंदर अन्य महिलाएं भी थीं, जिनमें से कुछ ने तो उसकी बाहों में खुद को सौंपने की भी कोशिश की थी। लेकिन उसके दिल में इस महिला के लिए कुछ ऐसा था जो उन सभी को पीछे छोड़ देता था। अगर मेरा पेशा उसके साथ रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो मैं इसे छोड़ दूंगा। लियोनेल की आभा रात के आकाश के नीचे एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रही थी। जैसे ही लियोनेल ने एक और कदम आगे बढ़ाने वाला था, एक खिड़की के टूटने की आवाज ने उसे अपने विचारों से बाहर निकाल दिया। छात्राओं की चीखें रात के आकाश में गूंज उठीं। हालांकि संगीत की तेज आवाज बंद नहीं हुई। लियोनेल की नजरें चौथी मंजिल की खिड़की से बाहर झांकते हुए एक शरीर पर पड़ी। एक युवक की कमर अब टेढ़ी-मेढ़ी खिड़की की चौखट पर रगड़ खा रही थी, उसका शरीर सिर्फ उसके कॉलर को पकड़े हुए हाथ से लटका हुआ था। हालांकि यह स्पष्ट था कि उसका हाथ उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि संभवतः वही कारण था कि वह ऐसी स्थिति में था। जेम्स। लियोनेल ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। स्प्रिंट में दौड़ते हुए वह डॉर्मिटरी में घुस गया। जो लोग संभवतः ऊपर क्या हो रहा है यह नहीं जानते थे, क्योंकि संगीत की तेज आवाज के कारण उसे बधाई देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सीधे उनके पास से गुजर गया, सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागता हुआ। लियोनेल चौथी मंजिल पर पलक झपकते ही पहुंच गया। उसने अपनी छाती और धड़ पर दौड़ते दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। चौथी मंजिल से गिरना कोई मजाक नहीं था। कॉनराड। लियोनेल चौथी मंजिल के लाउंज रूम में घुस गया,
उसकी आवाज में एक कटु ठंडक थी जो दीवारों को हिला देने वाले संगीत को भी पीछे छोड़ देती थी। कमरा काफी शानदार ढंग से सजाया गया था। नरम कालीन, एक 4 स्टार शेफ जो घुमावदार बार के पीछे बिना किसी परवाह के खड़ा था, मानो कुछ भी नहीं हो रहा हो, और पूल से लेकर फुटबॉल तक कई टेबल गेम्स। हालांकि लियोनेल की नजरें उसी युवक पर पड़ी जिसका उसने सिर्फ 1 घंटे पहले मैदान पर सामना किया था। 4 स्टार क्वार्टरबैक कॉनराड सीगफ्राइड। तुम क्या सोच रहे हो? लियोनेल की आवाज में गुस्सा था, लेकिन फिर भी उसे स्पष्ट रूप से सुनना संभव था। उसने जल्दी से कमरे को स्कैन किया, स्थिति को समझने की कोशिश की। उसने तुरंत देखा कि एंजल विंग्स के कई सदस्य यहां थे। यह अपने आप में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उसने कभी नहीं सुना था कि हारने वाली टीम जीतने वाली टीम की पार्टी में इस तरह शामिल हो। अगर वे मुसीबत खड़ी करने नहीं आए थे, तो वे यहां क्या करने आए थे? तभी लियोनेल जम गया। ऐना? वह हैरान था। वह वाकई पूरी तरह से तैयार था कि वह नहीं आएगी, लेकिन वह वाकई यहां थी। न केवल यह, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसकी और उसकी 2 दोस्तों की किसी तरह इस झगड़े में भूमिका थी। लियोनेल की आंखों के ऐना की आंखों से मिलते ही उसकी खुशी को देखकर कई लोग अनजाने में मुस्कुरा दिए, हालांकि स्थिति ऐसी थी। ऐना खुद शर्मा गई और लियोनेल की नजरों से बचने की कोशिश करते हुए दूसरी ओर देखने लगी। ओह, तो वह तुम्हारी है? कोई आश्चर्य नहीं कि यह गार्ड डॉग मेरे आम शब्दों पर इतना गुस्से में प्रतिक्रिया कर रहा था। कॉनराड के शब्द सुनकर लियोनेल का चेहरा एक बार फिर ठंडा हो गया। वह इतना समझदार था कि समझ गया कि क्या हुआ होगा। जेम्स संभवतः यहां ऐना और उसकी दोस्तों के साथ था, यह जानते हुए कि लियोनेल को उसके कार्यों के कारण थोड़ी देर हो जाएगी। किसी बिंदु पर कॉनराड आया और ऐना पर हाथ साफ करने की कोशिश की, जिससे जेम्स ने प्रतिक्रिया दी। ऐसा लग रहा था कि जेम्स थोड़ा ज्यादा नशे में था, नहीं तो उसके आकार और ताकत के साथ कॉनराड उसे ऐसी स्थिति में नहीं डाल सकता था। उसे छोड़ दो, क्या तुम इतने सारे लोगों के सामने हत्या करने की कोशिश कर रहे हो? यह अज्ञात था कि कौन था, लेकिन चौथी मंजिल के सराउंड साउंड सिस्टम को इस हद तक कम कर दिया गया कि केवल अन्य मंजिलों का संगीत दीवारों के माध्यम से गूंज रहा था। रॉयल ब्लूज के सदस्य लियोनेल के आसपास इकट्ठा हो गए, बिना उसके कुछ कहे। अपने नेता के यहां होने के साथ कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं थी। चाहे जो भी हो, एंजल विंग्स यहां संख्या में कम थे। लियोनेल को नहीं पता था कि अन्य मंजिलों पर क्या हो रहा था, लेकिन यहां उसकी टीम के 12 सदस्य थे और उनमें से केवल 7। तो क्या हुआ अगर मैं करूं? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इसके लिए सजा मिलेगी? उसने अपना सवाल मजाक में पूछा, मानो वह वाकई लियोनेल की ईमानदार राय चाहता था। कॉनराड का जवाब लियोनेल को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। वह खुद को एक बुद्धिमान व्यक्ति मानता था, लेकिन वह पूरी तरह से अंधेरे में था। एक पल के लिए सोचने के बाद उसे आखिरकार समझ आया। क्या उसने आज सुबह ही एक फेलोनी नहीं की थी? और वह भी सिर्फ अपने पिता की सेवानिवृत्त स्थिति के साथ। सीगफ्राइड परिवार के बारे में क्या, जो इतना शक्तिशाली था कि मात्र 4 स्टार कॉनराड को लियोनेल से ऊपर एलिजिबल माइनर लिस्ट में रैंक कर सकता था? ऐसा नहीं था कि लियोनेल ने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था, बल्कि यह था कि उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि कोई इस लूपहोल का उपयोग हत्या से बचने के लिए कर सकता है। क्या कोई सीमा नहीं थी? लियोनेल के अपराध पूरी तरह से मासूम थे और उसने खुद को छोड़कर किसी को भी खतरे में नहीं डाला था। लेकिन कॉनराड वाकई किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनना चाहता था, सिर्फ कुछ शब्दों के आदान प्रदान के लिए। लियोनेल कॉनराड की मुस्कुराहट के सामने चुप हो गया। उसने नोटिस नहीं किया कि बगल से ऐना ने उसे थोड़ी उत्सुकता से देखा। ठीक है, उसे छोड़ दो। कॉनराड की आंखें संकरी हो गईं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा? नहीं, मुझे यकीन है कि तुम छोड़ोगे। हालांकि तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। परिणाम? कॉनराड का तनाव दूर हो गया, उसके शरीर को हिलाती हंसी ने जेम्स के शरीर को खिड़की से और बाहर झुका दिया, जिससे उसका संतुलन लगभग बिगड़ गया जो उसे जीवित रख रहा था। और यहां मैंने सोचा कि महान लियोनेल मोरालेस बुद्धिमान है। लगता है कि तुम सिर्फ एक मूर्ख हो। लियोनेल ने बिना किसी भाव के कॉनराड को हंसते हुए देखा। कई सेकंड बीत गए जब तक कि बाद वाले के दिल में एक असहज भावना पैदा नहीं हुई।
जल्द ही एंजल विंग के बाकी 6 खिलाड़ियों को भी हंसने में बहुत दबाव महसूस हुआ। हाँ, परिणाम, लियोनेल ने सीधे जवाब दिया। अगर तुमने मेरे साथी को उस खिड़की से गिरा दिया तो तुम सातों उसके पीछे जाओगे। कॉनराड ने अपनी सांस में ही दम घुटता महसूस किया। लियोनेल की कटु ठंडी नजरें उसके दिल में घुस गईं। फिर, क्या तुम वाकई ऐसा कह सकते हो? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? सिर्फ इस धमकी के लिए, तुम जिन परिणामों की बात कर रहे हो, वे तुम्हारे सबसे बड़े सपनों से भी आगे हैं। जैसे ही संकेत मिला, लियोनेल के कान में एक आवाज फिर से गूंजी। इन्फ्रैक्शन कोड 22.31.4, हत्यारा इरादा पाया गया। 2034 के स्पीच मॉडरेशन एक्ट के तहत सभी प्रकार के नफरत भरे भाषण और धमकियों को टाइप 9 मिसडिमीनर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सलाह दी जाती है कि विषय लियोनेल मोरालेस अपने आने वाले कार्यों पर पुनर्विचार करें। अगले 1 घंटे में विषय द्वारा की गई किसी भी हत्या को आत्मरक्षा के रूप में नहीं माना जाएगा और केवल दूसरे और पहले डिग्री हत्या के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है। मुझे खास परवाह नहीं है। उसे छोड़ दो, लियोनेल ने बिना रुके जवाब दिया। हर कोई उसकी कलाई की चमकती रोशनी को उसके काले कोट के माध्यम से देख सकता था जो थोड़ा ढक रहा था। चेतावनी की लाल रोशनी केवल उन लोगों के लिए दिखाई देती थी जो आने वाले कार्यों में फंस सकते थे। वह वाकई यही चाहता था। कॉनराड आखिरकार जम गया। मैं जीवन भर के लिए जेल जा सकता हूं। मुझे नाबालिग होने के बावजूद मौत की सजा मिल सकती है। लेकिन तुम सातों मर चुके होंगे, तो तुम्हें घमंड करने का क्या मौका मिलेगा? जो लोग इस अचानक हुए टकराव में शामिल नहीं थे, उन्हें अचानक लगा कि लियोनेल की छवि ने उनकी पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया है। लियोनेल शायद उनके रॉयल ब्लू अकादमी में सबसे कम हैसियत वाला व्यक्ति था। ऐसे और लोग थे जो केवल अपने गुणों के आधार पर प्रवेश करते थे, लेकिन कोई भी उतना चमकदार नहीं था जितना वह था। फिर भी, इतने अभिजात समाज में, उसने उन सभी के साथ दोस्ती कर ली थी। लियोनेल को उसकी पृष्ठभूमि के कारण परेशान किए जाने की घटना बहुत समय से नहीं हुई थी। वह एक साथी था जिसका वे सम्मान करते थे, जिसने उन्हें अपनी माताओं, पिताओं और परिवारों की ताकत को भूलने पर मजबूर कर दिया, बस उसकी संगति का आनंद लेने के लिए। उसे इस तरह एक दोस्त के लिए परिणामों की परवाह किए बिना अपनी गर्दन बाहर निकालते देखकर उनकी आंखें लाल हो गईं। अविश्वसनीय रूप से प्रभावित होकर कई और लोग आगे बढ़े। कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन कॉनराड को सिर्फ 12 के बजाय लगभग 30 लोगों की भावनात्मक लहर का सामना करना पड़ा। इस पल में कॉनराड एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच फंस गया था। अगर वह एक कदम पीछे हटता तो वह कमजोर दिखता, लेकिन अगर वह इस रास्ते पर चलता रहता तो वह वाकई अपनी जान गंवा सकता था। तभी यह हुआ। सदियों बाद इतिहासकार इस घटना को डायमेंशनल डिसेंट के रूप में जानेंगे। यह वह दिन था जब पृथ्वी विकसित हुई और उनका अस्तित्व बदल गया। यह वह दिन था जब वे खाद्य श्रृंखला के शीर्ष से हट गए। एक जोरदार आवाज ने उनकी खामोशी और अन्य मंजिलों के दीवारों को हिला देने वाले संगीत को काट दिया। मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए, उनकी कलाई घड़ियां कई लगातार चेतावनियों से कांपने लगीं। चेतावनी, चेतावनी। हम कोड रेड क्लास 9 स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। चेतावनी, चेतावनी। हम कोड रेड क्लास 9 स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। मौजूद सभी लोगों को पता था कि इसका क्या मतलब है। कोड ब्लैक। यह सबसे कम और सामान्य स्थिति थी। क्लास 1 एक सामान्य दिन था, जबकि क्लास 9 का उपयोग मामूली वायरस के फैलने जैसी स्थितियों में किया जाता था। सबसे ज्यादा, सबसे खराब मौत का आंकड़ा कुछ हजार से दसियों हजार तक होगा। कोड ब्लू। यह सतर्कता की एक मध्यम स्थिति थी। इसका उपयोग आमतौर पर पैराडाइज आइलैंड्स या सैटेलाइट मून सोसाइटीज द्वारा विद्रोह के दौरान किया जाता था। सबसे खराब मौत का आंकड़ा लाखों में होगा, संभवतः करोड़ों में। कोड रेड। यह एक प्रलयंकारी घटना थी। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां एसेंशन साम्राज्य को अपने नागरिकों की रक्षा करने के बजाय समस्या को हल करने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता था। नतीजतन, उनकी मदद करने के लिए बहुत कम लोग उपलब्ध होते थे। मौत का आंकड़ा अरबों में होगा। और क्लास 9 उनमें से सबसे ऊंची थी।
अचानक एक चमकदार रोशनी आकाश में चमक उठी। एक पल के लिए ऐसा लगा कि यह रात के बजाय दिन था। सब कुछ कांप उठा। जमीन, हवा, यहां तक कि उनके शरीर भी, मानो एक अकथनीय दबाव उन पर हावी हो रहा हो। गुरुत्वाकर्षण कम से कम 10% बढ़ गया। हवा भारी हो गई, ऑक्सीजन की कमी ने आसपास के लोगों को दबाव महसूस कराया। साथ ही उनकी नजरें धुंधली हो गईं क्योंकि चक्कर ने उन्हें घेर लिया। ऐसा लगा जैसे वे एक लिफ्ट में चढ़ गए हों जो बहुत जल्दी धीमी हो गई। फिर सब कुछ बंद हो गया। संगीत, रोशनी, उनकी कलाई घड़ियां। दुनिया अंधकार में डूब गई। उस पल ग्रह भर के सैकड़ों पैराडाइज आइलैंड्स आकाश से गिर गए।